हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, एलआईसी के आईपीओ के लिए गवर्नमेंट ने क्या क्या नहीं यहाँ पे किया है, कितने सारे रूल्स नहीं बदले हैं। फॉर एग्जांपल की अगर हम बात करें, कोई भी आईपीओ आता है यूजुअली 3 डेज़ के लिए होता है। यहाँ पे एलआईसी में आपके पास अप्लाई करने के लिए 4 डेज़ का टाइम है। जहाँ पे सैटरडे हॉलीडे हुआ करता था, तो आप सैटरडे के भी दिन यहाँ पे एलआईसी में अप्लाई कर सकते हैं। न सिर्फ इतना, बल्कि यहाँ पे यूपीआई ट्रांजैक्शन की लिमिट भी एलआईसी में अप्लाई करने के लिए गवर्नमेंट ने एक बढ़ा दी है। जहाँ पे 1 लाख की कैपिंग हुआ करती थी, तो जब आप एलआईसी में अप्लाई करेंगे तो स्मूथ ट्रांजैक्शन के लिए यहाँ पे उन्होंने उसकी भी लिमिट को बढ़ा दिया है। आइए देखते हैं एलआईसी के बारे में। कंपनी का ओवरव्यू लेंगे, उसके बाद हम बिजनेस मॉडल को देखेंगे। यहाँ पे पीयर टू पीयर कंपेरिजन करेंगे एचडीएफसी लाइफ और एसबीआई लाइफ के साथ में एलआईसी का। साथ ही साथ हम कंपनी के प्रोज और कॉन्स को भी देखेंगे। एंड इन द एंड मेरा पर्सनल ओपिनियन इस आईपीओ के बारे में क्या है, उसके बारे में भी मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। फिलहाल बात करें एलआईसी की, तो 1956 में सारे ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड इंश्योरेंस कंपनियों को मर्ज करके यहाँ पे एलआईसी एक नई एंटिटी बनाई गई थी, जिसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने लेस देन ₹1 पर शेयर पर जो है तो यहाँ पे होल्डिंग ली थी एलआईसी के। और आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो ये ₹902 से 949 रुपीज़ के आसपास है। तो यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का काफ़ी अच्छा लेसन आपको एलआईसी में देखने को मिलता है। फिलहाल शुरुआत करते हैं कंपनी के मार्केट शेयर के साथ। क्रॉस रिटर्न प्रीमियम की बात करें तो 61% का मार्केट शेयर है। न्यू बिजनेस प्रीमियम की बात करें, वहाँ भी 61% का मार्केट शेयर है। इंडिविजुअल पॉलिसीज़ 71% और 88% का मार्केट शेयर ग्रुप पॉलिसीज़ में आपको देखने को मिलेगा। इसके साथ ही अगर हम यहाँ पे ग्लोबली बात करें इन टर्म्स ऑफ क्रॉस रिटर्न प्रीमियम, तो एलआईसी 5th पोजीशन पर आपको देखने को मिलेगी। वहीं 10th पोजीशन पर आपको देखने को मिलेगा इन टर्म्स ऑफ टोटल एसेट। कंपनी यहाँ पर लार्जेस्ट एसेट को मैनेज करती है। टोटल अगर आप देखेंगे तो 40 ट्रिलियन रुपीज़ यहाँ पे कंपनी का एवीएम देखने को मिलता है। और ये अमाउंट इतना बड़ा है कि पूरे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को मिला दिया जाए तो उससे भी 1.1 टाइम्स ज़्यादा है। इनफैक्ट इन टर्म्स ऑफ अगर मैं जीडीपी की बात करूं, तो हमारे कंट्री के अगर फिजिकल ईयर 2022 की बात किया जाए तो उसके टोटल जीडीपी का 17% एयूएम होल्ड करता है एलआईसी। एक यहाँ पे इंश्योरेंस रिपोर्ट के हिसाब से माने तो एलआईसी जो है तो 3rd स्ट्रॉन्गेस्ट एंड 10th मोस्ट वैल्यूएबल ग्लोबल इंश्योरेंस ब्रांड है। तो यहाँ पे आप एक चीज़ देख सकते हैं कि एलआईसी के साथ एक ट्रस्ट वाला जो नेम एंड फेथ जुड़ा हुआ है, वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे इनको बिजनेस देता है। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप कहीं भी देखेंगे, गांव-गांव में भी अगर आप देखने जाएंगे, किसी भी दूसरे कंपनी का प्रोडक्ट हो और वहाँ पे एक एलआईसी का प्रोडक्ट हो, तो लोगों को एलआईसी के प्रोडक्ट में ज़्यादा फेथ रहता है इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे अगर हम इंश्योरेंस की बात करें तो। और शायद यही रीज़न है कि आपको हर घर में कम से कम एक एलआईसी का प्रोडक्ट तो आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। चलिए आइए बात करते हैं कंपनी के बिज़नेस की अगर हम बात करें तो इसको हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कंपनी इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स भी सेल करती है और ग्रुप प्रोडक्ट्स भी सेल करती है। सबसे पहले इंडिविजुअल प्रोडक्ट की बात करें, जिससे कंपनी का लार्जेस्ट यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उसमें कई सारे इनके प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे टर्म प्लान हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस हो गए, सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स हो गए, एनविटी हो गए। तो वहीं अगर हम ग्रुप प्रोडक्ट की बात करें तो यूजुअली ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशन बेस्ड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे ग्रुप सेविंग पेंशन प्रोडक्ट्स हो गए, ग्रुप एनविटी प्रोडक्ट्स हो गए। तो इस तरीके के आपको यहाँ पे एलआईसी में 2 तरीके के बिजनेस देखने को मिलेंगे। उसमें भी इंडिविजुअल से जहाँ इनका मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट होता है, तो इंडिविजुअल में भी सबसे मेन रेवेन्यू और सबसे ज़्यादा रेवेन्यू सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट से आपको देखने को मिलेगा। जहाँ ये सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स इनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, तो वहीं ये एक इनके लिए नेगेटिव पॉइंट या वीक पॉइंट हम बोल सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी हद तक रिस्पॉन्सिबल है कंपनी के लो मार्जिन के लिए। अब ऐसा क्यों है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एलआईसी जैसा कि हमने देखा 1956 से है। ये वो टाइम था जब हमारा कंट्री काफ़ी पीछे था। वहाँ पे लिटरेसी की बात करें, एजुकेशन की बात करें, काफ़ी कम थी। अगर उस समय से अगर आप देखेंगे कि एलआईसी कोई ऐसा प्रोडक्ट बेचे जिसमें टर्म प्लान जैसे वहाँ पे प्रोडक्ट हों, जिसमें आपको पैसे तो देने हैं बट रिटर्न की कोई गारंटी नहीं है अनटिल और अनलेस वहाँ पे पर्सन के साथ कुछ एक्सीडेंट या फिर कुछ वहाँ पे दुर्घटना ना हो जाए। और उस दौर में इंडिया के लोग, मुझे नहीं लगता है कि ऐसी स्कीम पर कभी इन्वेस्ट करेंगे। इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है कि वहाँ आपके पास कुछ ना कुछ रिटर्न आए।
तब वहाँ पे एलआईसी जो है ऐसी स्कीम के साथ शुरू हुई जहाँ पे आपके साथ सेविंग इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स आने लगे, जहाँ पे आपके साथ रिस्क कवर तो होता ही था, साथ ही साथ ये आपको इस प्रोडक्ट के साथ साथ कुछ ना कुछ रिटर्न भी देते थे। जबकि आज की डेट में अगर हम बात करें, काफ़ी सारे टर्म प्लान वगैरह लोगों में अवेयरनेस आ गई है, लोग लेते हैं, वो सारे टर्म प्लान्स हो गए, हेल्थ इंश्योरेंस हो गए, इन सब के साथ जो है तो लोग जाते हैं। और जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं वो इनमें एक अच्छा बिजनेस करके एक अच्छा मार्जिन भी बनाती हैं। तो वन वर्ड में अगर कहा जाए तो इंश्योरेंस इज़ ऑल अबाउट टू कवर योर रिस्क। तो ये कोई एक इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्लान से इसको एकदम अलग देखा जाना चाहिए, लेकिन एलआईसी ने ट्रेंड स्टार्ट किया एज एन इन्वेस्टमेंट प्लान, क्योंकि ऐसे में इनके प्रोडक्ट्स कोई उस समय पर लेता नहीं। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, अगर हम ईयर वाइज बात करें 2019, 2020, 2021, तो यहाँ पे इनका जो इंडिविजुअल से परफॉर्मेंस है आप देख सकते हैं, टोटल रेवेन्यू का 70%, 71%, 73%, 77% जो इनकम है वो इंडिविजुअल बिजनेस से देखने को मिलेगी। कंपनी की एक और स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो वो है इनका इंडिविजुअल एजेंट। लगभग 13 लाख यहाँ पे इनके पास एजेंट हैं जिन्होंने एलआईसी को आज की डेट में इतना बड़ा बनाया है। एलआईसी के सक्सेस के पीछे सबसे बड़ा हाथ अगर किसी का है तो वो है इन एजेंट्स का। इसके साथ साथ एलआईसी एक एमएनसी भी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे अदर कंट्रीज़ में भी एलआईसी का प्रेजेंस है जहाँ पे इनके बिजनेस जो हैं रन होते हैं। ऑल्दो वहाँ से बहुत ज़्यादा रेवेन्यू नहीं मिलता है, लेस देन 1% का ही रेवेन्यू मिलता है, बट स्टिल कंपनी की प्रेजेंस हमें बाहर भी देखने को मिलती है। चलिए अब एक बार हम यहाँ पे ग्लोबल कंपैरिजन कर लेते हैं। यूएस की बात करें जहाँ की यहाँ आपको टॉप कंपनी देखने को मिलेगी, वहाँ पे इनका जो मार्केट शेयर है ऑलमोस्ट स्टेबल सा देखने को मिलता है। चाइना की यहाँ पे लीडिंग कंपनी जो इंश्योरेंस सेक्टर में है उनका मार्केट शेयर आप देखेंगे बढ़ता हुआ आपको देखने को मिलेगा। निप्पॉन लाइफ की बात करें, जापान की यहाँ पे टॉप कंपनी है, उसका भी मार्केट शेयर यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। सेम स्टोरी आपको यूके में देखने को मिलेगी। यहाँ पे मलेशिया में स्टेबल सा परफॉर्मेंस है, बट साउथ कोरिया और इंडिया में सैमसंग लाइफ की बात करें और लाइफ इंश्योरेंस, तो ये ऐसी कंपनियां हैं जो कि यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर में लीडर तो हैं, लेकिन इनके मार्केट शेयर जो हैं आने वाले टाइम के साथ साथ यहाँ पे जो है तो कम हुए हैं। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है यहाँ पे एलआईसी के साथ, क्योंकि मार्केट शेयर जो है तो टाइम टू टाइम यहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है। कभी ये इनके पास का जो है तो 71%, इवन मोर देन 71% भी मार्केट शेयर हुआ करता था, वो धीरे धीरे अब डिक्रीज़ हो रहा है। वहीं अगर हम ग्रोथ की बात करें तो टोटल एसेट में आप देख सकते हैं एलआईसी जो है तो पिछले 5 सालों में 8% CAGR के साथ ग्रो किया है। तो वहीं प्रीमियम अर्न्ड में अगर हम बात करें तो 6% CAGR के साथ इनकी ग्रोथ हुई है, और प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो 5% का CAGR पिछले 5 सालों में देखने को मिला है। इन टर्म्स ऑफ यहाँ पे अगर हम बात करें अपनी इंडस्ट्री की, तो यहाँ पे अगेंस्ट द इंडस्ट्री एलआईसी का जो हमारी इंडियन इंडस्ट्री है इंश्योरेंस की, उसके कंपैरिजन में एलआईसी का ग्रोथ जो है काफ़ी कम यहाँ पे देखने को मिलेगा। एनुअल ग्रोथ वहाँ ऑलमोस्ट 17% का है। इनफैक्ट आने वाले टाइम में एक्सपेक्टेड है 13 to 15% CAGR से इंडस्ट्री ग्रो कर सकती है। अब यहाँ पे हम बात करें एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ और एलआईसी की, तो आप देख सकते हैं टोटल प्रीमियम जो है तो लगभग 4000 बिलियन के आसपास एलआईसी के हैं। तो उसके अगेंस्ट में आप देखेंगे एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, इनके पास बहुत कम प्रीमियम जो हैं वो इन टोटल आपको देखने को मिलेंगे। वहीं न्यू बिजनेस प्रीमियम की बात करें तो 1841 बिलियन रुपीज़ यहाँ पे एलआईसी के पास देखने को मिलते हैं। तो एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ के पास बहुत ही कम आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे अगर आप टोटल में भी देखें तो इवन सारे प्राइवेट सेक्टर का टोटल भी कर दिया जाए तो भी एलआईसी जो है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल आपको देखने को मिलेगा, उनके पास इतने प्रीमियम हैं। यही सेम सिनेरियो आपको यहाँ पे इनके न्यू बिजनेस प्रीमियम में भी देखने को मिलता है। तो कुल मिला के एक अकेला एलआईसी जो है पूरे के पूरे प्राइवेट सेक्टर पर आपको यहाँ पे भारी होता हुआ देखने को मिलेगा। लेकिन ये सारी जो नंबर्स हैं ये सिर्फ एक नंबर पर यहाँ पे एलआईसी काफ़ी बड़ा है इन टर्म्स ऑफ जहाँ पे हम ग्रोथ की बात करते हैं तो वहाँ ग्रोथ हमें प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा अच्छी दिखाई पड़ती है। और उसका एक परफेक्ट एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हैं। एलआईसी के टोटल प्रीमियम में अगर आप ग्रोथ देखें पिछले 2 सालों में 9.3% की है, वहीं अगर हम पिछले 10 सालों में देखें 7.1% की है। इसके अगेंस्ट में आप देखें एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ 23%, 15%, यहाँ पे 14% और 15%। तो एक तरीके से आप देख सकते हैं कि डबल ग्रोथ से यहाँ पे एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ ग्रो कर रहा है।
कंपनी के अगर हम प्रोज़ की बात करें तो ये सारे प्रोज़ ऑलमोस्ट मैंने अपने वीडियो में कवर कर दिए हैं। तो यहाँ पे जो है तो काफ़ी ट्रस्टेड ब्रांड है ये, जो रिस्क मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा है। एक यहाँ पे पॉइंट काफ़ी अच्छा आता है वैल्यूएशन को लेकर के। यहाँ पे अभी जो आईपीओ आने वाला था उसमें लगभग 60,000 करोड़ के आसपास का ये आईपीओ आने वाला था और इसकी वैल्यूएशन भी काफ़ी ज़्यादा थी। लेकिन चूँकि डेट थोड़ी सी पोस्टपोन हुई, यहाँ पे इन्होंने आईपीओ के साइज़ को भी थोड़ा सा स्लैश किया। अभी जो आ रहा है वो 21,000 करोड़ का आ रहा है और यहाँ पे जो वैल्यूएशन है उस पर एक कंफर्ट दिया है। तो ये भी एक यहाँ पे पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है एलआईसी के हिसाब से, क्योंकि अगर आप वैल्यूएशन की बात करें मार्केट कैप टू ईवी यानी कि एम्बेडेड वैल्यू क्या होती है, फ्यूचर अर्निंग को लेकर के जितना इनका प्रॉफिट आता है वो एक एम्बेडेड वैल्यू कहलाती है। यानी कि आप यूँ समझ सकते हैं कि वो एक इंट्रिंसिक वैल्यू होती है मार्केट कैप टू ईवी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो लगभग 1.1 है, जबकि अदर इंडस्ट्रीज़ में अदर कंपनीज़ की हम बात करें इंडस्ट्री में तो वहाँ ऑन एन एवरेज आपको 3 के आसपास दिखाई देगा। इनफैक्ट एसबीआई लाइफ और एचडीएफसी लाइफ की अगर हम बात करें तो 3.5 3.7 के आसपास ये वैल्यूएशन आपको देखने को मिलते हैं। तो उस लिहाज से अगर हम बात करें तो वैल्यूएशन काफ़ी यहाँ पे सही देखने को मिलता है। अब अगर हम यहाँ पे कॉन्स की बात करें, नेगेटिव क्या हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये कंटिन्यूअसली जो है तो अपना मार्केट लूज़ कर रहा है, फ़िलहाल 64% पर आ चुका है। सेकेंड, अगर हम बात करें ग्रोथ रेट की, 9% CAGR से यहाँ पे ग्रो हो रहा है। लेकिन अगर हम एनुअल ग्रोथ प्राइवेट सेक्टर्स की बात करें तो वहाँ पे लगभग आपको 18% CAGR भी देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पे अगर हम और नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो वो है कि एलआईसी में गवर्नमेंट की यहाँ पे शेयर होल्डिंग ज़्यादा होना। देखिए एलआईसी के साथ कभी भी, जैसे गवर्नमेंट क्या है कि वो जनहित में कार्य करती है, अच्छी चीज़ है, गवर्नमेंट को ऐसा सोचना भी चाहिए। लेकिन एज अ शेयर होल्डर मैं चाहूँगा कि मेरी कंपनी जो है तो वो प्रॉफिट अर्न करे और उस प्रॉफिट को जो है तो अपने एक्सपेंशन में लगाए। फॉर एग्जांपल की बात करें, अभी आईडीबीआई को लेकर के यहाँ पे जब उनके बैड लोन्स के आए थे तब वहाँ पे गवर्नमेंट ने एलआईसी को बोला था कि आप उनके स्टेक्स लीजिए और उसको जो है तो फंडिंग दीजिए। तो वहाँ पे लगभग 21,000 करोड़ के आसपास एलआईसी ने इतना जो फंड है वो इन्फ्यूज़ किया था आईडीबीआई बैंक में। और ये जो अमाउंट है ये आप मान के चलिए कि इनके सालों की अर्निंग हो जाती है, 2 साल 4 साल की अर्निंग है, ये पूरी प्रॉफिट है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा प्रॉफिट जो है तो इस तरीके से लगा देना, वो भी वहाँ जो एक बैंक डूब रहा हो जहाँ बैड लोन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, बैड लोन डिक्लेयर हो गया है, तो ऐसी जगह पैसे लगाना एज अ शेयर होल्डर मुझे नहीं लगता कि सही है। सेकेंड, अगर हम बात करें जो एलआईसी कहीं लैग कर रहा है वो है इसका डिजिटल प्रेजेंस। अभी भी आप देखेंगे यहाँ पे डिजिटल प्रेजेंस काफ़ी कम है। 90% पॉलिसीज़ जो हैं अभी भी एजेंट के ही द्वारा यहाँ पे सेल किए जाते हैं, जबकि यहाँ पे अगर हम रिन्यूअल की बात करें तो 36% का जो पेमेंट है रिन्यूअल का वो डिजिटल के थ्रू आता है। जबकि प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो 96% ऑफ रिन्यूअल का जो पेमेंट आता है वो डिजिटल के थ्रू आता है। तो प्राइवेट जो है डिजिटल में काफ़ी ज़्यादा आगे हैं और एलआईसी को भी अगर सस्टेन करना है, ग्रो करना है, तो यहाँ पे भी इनको ग्रो करना होगा। मार्जिन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, जहां इनका मार्जिन 9.2% है। एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ की हम बात करें, एचडीएफसी लाइफ की आई थिंक 26% के मार्जिन हमें देखने को मिलते हैं। वीएनबी वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस की बात करें, मैक्स की बात करें 27% का आपको देखने को मिलेगा। तो ये प्राइवेट सेक्टर जो है यूजली इन्वेस्टमेंट टाइप की यहाँ पे प्रोडक्ट सेल नहीं करते हैं। इनका जो है तो प्योर इंश्योरेंस टाइप के प्रोडक्ट होते हैं, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, टर्म इंश्योरेंस हो गए, जहाँ से इनको अच्छे मार्जिन मिलते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आईपीओ साइज़। हिस्ट्री है यहाँ पे कि इतने बड़े बड़े आईपीओ जो भी आए हैं वो सक्सेसफुल नहीं रहे हैं। वहाँ पे हमें जो है तो एक डिस्काउंट प्रीमियम देखने को मिला है। पेटीएम तो रिसेंटली है, आप सब जानते ही होंगे। एलआईसी के बारे में भी वही कहानी है और यही रीज़न है कि शेयर होल्डर्स के यहाँ पे हितों को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने जो 60,000 का आईपीओ लाने का सोच रहे थे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स को जो है तो लॉस हो जाता, क्योंकि अगर डिस्काउंट पे खुलता, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ने 21,000 का आईपीओ लाए हैं। बाद में फिर से एफपीओ लाएंगे ही लाएंगे, लेकिन फ़िलहाल धीरे धीरे करके इन्होंने
एक स्मार्ट वे में जो है तो LIC के शेयर्स को बेचने का यहाँ पे जो डिसीजन लिया है ये एक मेरे हिसाब से पॉजिटिव है, बट स्टिल साइज़ अभी भी ज़्यादा है जो कि एक नेगेटिव कंसर्न बनता है। तो यहाँ पे आपको एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएशन या बहुत ज़्यादा प्रीमियम यहाँ पे आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि पूरा का पूरा यहाँ पे ऑफर फॉर सेल है। कंपनी के हित में ये पैसा कहीं भी यूज़ नहीं होने वाला है। पूरा का पूरा जो है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेलिंग से सारे पैसे ले लेगी। फेस वैल्यू की बात करें 10 रुपये का है यहाँ पे, और कुछ डिस्काउंट भी दिया गया है। फिलहाल प्राइस बैंड की बात करें 902 से 949 रुपये है। आपको अप्लाई करना है अगर तो 949 में अप्लाई करना होगा ताकि आपके चांसेस वहाँ पे मैक्सिमम हो जाएं। रिटेल कैटेगरी में 45 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है। अनदर अ गुड मूव बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। LIC के एम्प्लॉयज़ के लिए भी 45 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट है और पॉलिसी होल्डर के लिए 60 रुपीज़ पर शेयर का डिस्काउंट है। एक वीडियो मैंने पहले ही बताई है जहां पे आप पॉलिसी होल्डर कैसे एलिजिबल हो सकते हैं, तो आई होप कि आपने देखा हो। नहीं देखा एक बार शॉर्ट में मैं बता देता हूं कि आपके पास LIC 13 फरवरी से पहले की होनी चाहिए और वो LIC आपकी 28 फरवरी से पहले की लिंक होनी चाहिए थ्रू पैन, तो ही आप यहाँ पे LIC पॉलिसी होल्डर के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। ओपनिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 मई है, क्लोजिंग यहाँ पे 9 मई की रहेगी। फाइनलाइजेशन जो है तो वो आपको 12 मई को देखने को मिलेगा। रिफंड 13 मई को हो जाएंगे। क्रेडिट शेयर 16 मई को होंगे और यहाँ पे ट्रेडिंग जो है 17 मई को स्टार्ट हो जाएगी। QIB का कोटा 50% है, HNI का 15 है, रिटेलर का 35 है, टोटल 100% हो गया। पोस्ट इशू यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की होल्डिंग 96.5% होगी और पब्लिक के पास 3.5% की होल्डिंग आएगी। एंकर बुक की अगर हम बात करें तो म्यूचुअल फंड में बहुत बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। म्यूचुअल फंड ने काफ़ी अच्छा यहाँ पे सब्सक्राइब किया है, लेकिन अगर हम FIIs की बात करें तो वहाँ हमें बड़े नाम देखने को नहीं मिलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर एक नाम देखने को मिला, जहाँ गोल्डमैन सैक्स, ब्लैक रॉक की बात करें, नोमुरा की बात करें तो ऐसे नाम जो हैं तो आपको यहाँ पे मिसिंग देखने को मिलेंगे, विच इज़ अनदर कंसर्न। ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करें, जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ उस समय चल रहा है 65 रुपीज़ पर शेयर। तो यहाँ पे अगर आप देखें एज अ पॉलिसी होल्डर अप्लाई करते हैं तो आपके पास एक और एडवांटेज आ जाता है। 60 रुपीज़ का जो डिस्काउंट मिल रहा है उसमें भी अगर 65 जोड़ दें तो लगभग ये 125 रुपीज़ के आसपास देखने को मिलता है। मेरा पर्सनल ओपिनियन एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, मैं यहाँ पे LIC में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा अच्छी ग्रोथ मुझे SBI लाइफ और HDFC लाइफ में देखने को मिलती है। लेकिन फ़िलहाल चूँकि पॉलिसी होल्डर वाला एक यहाँ पे अच्छा डिस्काउंट है और मैं वेट करूँगा फ्राइडे का कि वहाँ पे देखूँगा ग्रे मार्केट प्रीमियम कैसे हैं। आपको भी मैं इन्फॉर्म करूँगा एंड यू नो कि मैं कहाँ पे इन्फॉर्म करूँगा। डू ज्वाइन और टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे मैं आपको टाइमली स्टॉक मार्केट की न्यूज़ से अपडेटेड रखता हूँ। तो वहाँ पे भी मैं बता दूँगा फाइनली कि फ्राइडे के दिन मेरा क्या डिसीजन है, और फिर उसके बाद जो है तो मैं अपना डिसीजन बताऊंगा कि इसमें अप्लाई कर रहा हूं या नहीं। अगर मैं करता भी हूं तो वहां पर मेरा जो है तो शॉर्ट टर्म का ही प्लान रहेगा लिस्टिंग गेन के लिहाज से। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएं कि आप अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाएं एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।